हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ हमारे साथ तमाम साथी जुड़ चुके हैं। आप सभी का शुक्रिया क्लास के साथ जुड़ने के लिए। चरण स्पर्श नहीं भाई, है ना? नमस्ते। ठीक है, कैसे हैं बाकी लोग? जय माता दी। गोविंद कुमार, शुभम भाई, अभिनय सर, आपने नया वाला बजट भी टॉपिक में साथ ही कराएंगे? ये क्या करा दिया है मैंने, है ना? बाकी बजट मैं आपको करा दूंगा, चिंता मत करो। ऐसे मैंने यूट्यूब पे करा दिया है, खामखा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो खास खास पॉइंट है वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसका एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन करना चाहेंगे, क्योंकि जरूरी है ना? तो आइए जरा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में ये देखने की कोशिश की थी कि बजट 2026-27 में सरकार की अनुमानित आय, कहां कहां से सरकार को पैसा मिलने वाला है। और इसके बाद में फिर हमने डिस्कस किया था पूंजीगत आय के बारे में, कि हम राजस्व आय तो पहले ही पढ़ चुके थे, उसके एक दिन पहले। पूंजीगत आय क्या होती है? तो मैंने कहा कि या तो सरकार की संपत्ति कम हो जाए और सरकार को पैसा मिल जाए, या फिर सरकार का कर्ज बढ़ जाए और सरकार को पैसा मिल जाए, है ना? इन दोनों में से कोई एक। या का शब्द का प्रयोग है, इसका मतलब है कोई एक। ठीक है, और उधारी, विनिवेश, ऋण की वसूली, ये सब। सार्वजनिक व्यय मैंने बताया था, व्यय का मतलब होता है खर्चा, कि सरकार कहां कहां पैसा खर्च करने वाली है। और मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सरकार दो जगह पैसा खर्च करती है। मतलब एक होता है, दो जगह नहीं बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया, सॉरी। मैंने कहा सरकार कहां कहां पैसा खर्च करने वाली है आने वाले साल में। तो ये नया बजट है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया था कि सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में, 22% पैसा। ठीक है, फिर ब्याज में 20% पैसा खर्च कर रही है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 17% पैसा, और डिफेंस पर 11% पैसा सरकार खर्च कर रही है। ठीक है, मैंने बताया था सार्वजनिक व्यय, कि सरकार का कैसा व्यय? तो सरकार का ऐसा व्यय जिससे न तो सरकार की संपत्ति बढ़े और न ही सरकार का कर्ज जो है वो कम हो, और सरकार फिर भी खर्च कर ले। तो इस प्रकार का जो व्यय है वो सार्वजनिक व्यय के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं आप इसे? सार्वजनिक व्यय के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है प्यारे भाई, क्या बोलते हैं आप इसे? सार्वजनिक व्यय। सॉरी, सार्वजनिक व्यय में भी कौन सा व्यय? तो राजस्व व्यय। ओके, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? राजस्व व्यय। ये सारे इसके उदाहरण है। अब क्या पढ़ना था? पूंजीगत व्यय। आओ जरा, पूंजीगत व्यय के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। तो पूंजीगत व्यय, है ना? हेडिंग डालते हैं पूंजीगत व्यय। तैयार हैं आप लोग, सब लोग? पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। और पूंजीगत व्यय को हम आसान सी भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो पूंजीगत व्यय को हम कैपेक्स बोलते हैं। कैपेक्स। क्या बोलते हैं आप इसे? कैपेक्स बोलते हैं। इसका पूरा नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। तो कैपेक्स आप इसे कह दो, या इसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर कह दो। ठीक है भाई, ये सरकार का व्यय है, सार्वजनिक व्यय का दूसरा प्रकार है। ठीक है, हाँ। चलिए, तो ये क्या, कौन सा व्यय है, क्या कुछ कहानी है इसके बारे में, वो हम जानकारी लेते हैं। ये तो सरकार का व्यय ही, तो इसमें लिखेंगे सरकार का ऐसा व्यय जिससे सरकार का ऐसा व्यय, सरकार का ऐसा व्यय जिससे सरकार का ऐसा व्यय जिससे सरकार का ऐसा व्यय जिससे, अब दो बिंदु आपको याद रखना, जिससे या तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो, सरकार का ऐसा व्यय जिससे
या तो सरकारी संपत्ति, या तो सरकारी संपत्ति में वृद्धि हो। भाई सरकार पैसा खर्च करे तो या तो सरकार की संपत्ति बढ़े, या तो सरकारी संपत्ति में वृद्धि हो, या सरकारी ऋण या देयता, या सरकारी ऋण या देयताएं। देयता इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज। पूंजीगत व्यय या तो सरकार के संपत्ति में वृद्धि हो या फिर सरकारी ऋण या देयताओं में कमी हो, इस प्रकार का जो व्यय है वो सरकार का कैसा व्यय है? तो याद रखना, ये ऐसा व्यय सरकार का जो है वो किस प्रकार का व्यय कहलाता है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे साथियों, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप इसे बोलते हैं। सिंपल और सरल सी भाषा में यही इसकी परिभाषा है। ठीक है भाई, तो दो बातें आपको यहां पर याद रखनी है। क्या क्या बातें आपको याद रखनी है? तो पहली बात तो आपको इसके अंतर्गत यह याद रखनी है कि सरकार कुछ इस तरीके से पैसा खर्च करे जिससे या तो सरकार की संपत्ति बढ़ जाए, या फिर मेरे साथियों सरकार का जो कर्ज है या ऋण है या लायबिलिटीज है उसमें क्या हो जाए? कमी हो जाए। तो इस प्रकार का व्यय सरकार का क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय कहलाता है। परिभाषा से समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मेरे साथियों हम कोशिश करते हैं कि इसको उदाहरण से समझे। थोड़ा सा उदाहरण से हम इसको समझेंगे तो ये थोड़ा सा आसान हमारे लिए हो सकता है। देखो, या तो सरकार किसी भी अवसंरचना का निर्माण कर दे, तो अवसंरचना निर्माण, सरकार के द्वारा जो अवसंरचना का निर्माण किया जाता है, अवसंरचना को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, अवसंरचना का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है? अवसंरचना का निर्माण करती है। अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। तो अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, अवसंरचना का निर्माण करना, अवसंरचना निर्माण। ठीक है प्यारे भाई, अवसंरचना निर्माण आप इसे कहते हैं, अवसंरचना निर्माण के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे भाई? अवसंरचना निर्माण। अब अवसंरचना का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे सरकार मेरे साथियों पार्क का निर्माण कर दे, सरकार क्या कर दे? पार्क का निर्माण करे मेरे साथियों, भवन का निर्माण कर दे, पार्क निर्माण, भवन निर्माण। इसके अलावा बांध बना दे सरकार, बांध, एयरपोर्ट बना दे सरकार, एयरपोर्ट का निर्माण कर दे, या फिर बंदरगाहों का निर्माण कर दे, बंदरगाहों का निर्माण कर दे। ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट बना दे सरकार, प्रोजेक्ट बांध बना दे, बांध का मतलब ही कोई प्रोजेक्ट या परियोजना बोलते हैं आप इसे परियोजना। ठीक है, या तो किसी भी चीज का निर्माण कर दे कुल मिलाकर के। ठीक है, परियोजना आदि का निर्माण, आदि का निर्माण। तो सरकार अगर इन सभी चीजों का निर्माण करती है तो हम ये कहेंगे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है। तो सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखना है, उससे क्या होगा? सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगी तो उससे सरकारी संपत्ति बढ़ेगी। ये सब सरकार की संपत्ति है। ठीक है, ये सरकार की क्या है? संपत्ति है। आ गई बात समझ में? तो ये बात आपको यहां पर याद रखना है। चलो दूसरी बात मेरे साथियों, दूसरा लिखा हुआ है या सरकारी देयताओं में कमी हो, तो दूसरा हम लिखेंगे ऋण अदायगी। ठीक है, दूसरा इसका उदाहरण लिखना ऋण की अदायगी। तो ऋण की अदायगी, मान लो सरकार ने कभी लोन लिया अमेरिका से या आईएमएफ से लोन लिया, और अगर पूरा लोन का पेमेंट कर दे सरकार तो इसको बोलते हैं ऋण की अदायगी। ठीक है, तो अगर पेमेंट कर दे तो ये ऋण की अदायगी है मेरे साथियों। तो ऋण अदायगी एक प्रकार का कैसा उदाहरण है? तो याद रखना मेरे साथियों, ऋण अदायगी जो है वो एक प्रकार का सरकार का पूंजीगत व्यय है।
ठीक है, रेलवे का निर्माण कर दे सरकार, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा सरकार मान लो शेयरों की खरीद कर ले या शेयर बाजार में निवेश कर दे, तो शेयर बाजार में निवेश आप ये भी लिख सकते हैं, शेयर बाजार में निवेश करना, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना, तो सरकार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया कि सरकार ऐसा भी तो कर सकती है, जैसे भारत सरकार है वो या तो विदेशों को लोन दे दे, या अगर विदेशों को लोन नहीं दे तो राज्य सरकारों को लोन दे दे। आ गई बात समझ में? तो हम इसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा विदेशों या राज्य सरकारों को ऋण देना, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सरकार द्वारा विदेशों या राज्यों को ऋण देना, सरकार द्वारा विदेशों या राज्यों को ऋण देना, विदेशों या राज्यों को ऋण देना, है ना। अगर सरकार ऋण देती है तो सरकार की संपत्ति इससे बढ़ती है, क्योंकि ऋण देने से हमें ब्याज मिलेगा और ब्याज प्राप्त होगा, इसी को हम लोग सब पूंजीगत व्यय के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, प्राइवेटाइजेशन कर दे तो, आशुतोष पटेल जी का सवाल है, सर अगर प्राइवेटाइज कर दे तो सरकार को पैसा मिलेगा, लेकिन प्राइवेटाइज करना इसका मतलब है कि सरकार की संपत्ति को कम करना, क्योंकि सरकार कुछ हिस्सेदारी को बेचती है उसमें, तो वो आपका राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। कल की क्लास शायद आपने नहीं ली है आशुतोष भाई, है ना। सूरज सर आपकी मैथ बहुत अच्छी है, अर्थशास्त्र में भी मैथ की क्लास चल रही है, आप महान है सर, शुक्रिया आपका मेरे प्यारे भाई, आपके इस महानता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्याज देना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ब्याज देना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, याद रखना है ना। और क्या लिखा है, एंड मूलधन देना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मूलधन का मतलब है ऋण, ठीक है। चलो बताओ, कोई दिक्कत यहां पर किसी को, है ना, बताएंगे। बढ़े आगे बढ़े, चले भाई अगले बिंदु की बात करते हैं, है ना। ये पूंजीगत व्यय के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल सर, वो टोंट था, अरे मैं जानता हूं भाई, टोंट था वो, है ना, आपको पढ़ा रहा हूं मतलब कुछ तो जानता हूं भाई। दरअसल ठीक है यार, देखो हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना, इकोनॉमिक्स चल रही है क्लास, आप जानते ही हैं, तो मैथ्स लिखा हो पॉलिटी लिखा हो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एक बार मैं बोल दूंगा टीम को कि भाई इसको सुधारो, है ना, बाकी आप पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो भाई अगली बात करते हैं मेरे साथियों, मैं आपको बताता हूं बजट की स्थितियों के बारे में, कि बजट के स्थितियां, बजट के प्रकार, बजट की स्थितियां, बजट की दशाएं, बजट की दशाएं क्या क्या हो सकती है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन आपको कर देता हूं। अच्छा, बजट में होता क्या है, आय और व्यय ही तो होती है बजट में, यही तो होता है भाई, भाई सरकार की आय और सरकार का व्यय ही बजट है। तो ऐसा हो सकता है ना कि सरकार की आय मान लो ज्यादा है और सरकार का व्यय मान लो कम है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पहले ये बताओ। बोले हाँ सर हो सकता है, मेरे प्यारे भाई आराम से हो सकता है कि सरकार की आय ज्यादा है, सरकार का व्यय कम है। ऐसा हो सकता है कि सरकार मेरे साथियों 150 रुपए कमाती है और सरकार मात्र 100 रुपए खर्च करती है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बजट में ऐसा हो सकता है कि सरकार की इनकम 150 रुपए है और सरकार मात्र 100 रुपए ही खर्च करे, तो सरकार को कितने रुपए का लाभ होगा? 50 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? 50 रुपए का लाभ होगा। तो इस तरीके का बजट जब बनता है तो उसे हम बोलते हैं संतुलित बजट। क्या बोलते हैं इसे? संतुलित बजट नहीं, फिर इसे बोलते हैं बजट अधिशेष।
सरप्लस बजट आप इसे बोलते हैं। तो याद रखना बजट अधिशेष, बजट अधिशेष ऐसे तो मैं आपको पहले ही उदाहरण दे चुका हूं। बजट सरप्लस के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं आप इसे? बजट सरप्लस या बजट अधिशेष आप इसे कहते हैं। बजट सरप्लस या बजट अधिशेष, बजट सरप्लस या बजट अधिशेष के नाम से आप इसे जानते हैं। बजट सरप्लस या बजट अधिशेष, ठीक है। बजट सरप्लस, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसे हम लोग बजट सरप्लस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बजट सरप्लस के नाम से जानते हैं आप इसे। तो बजट सरप्लस आप इसे कहते हैं, बजट अधिशेष। तो ये कैसी स्थिति है? तो याद रखना एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकार की आय सरकार के व्यय से ज्यादा हो, इसी को हम बजट स्थिति बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? बजट अधिशेष में क्या होगा? बजट सरप्लस में तो लिखेंगे जब सरकार की आय उसके व्यय से क्या हो? ज्यादा हो, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं जब सरकार की आय, है ना, जब सरकार की कुल आय, ऐसा लिखो, जब सरकार की कुल आय उसके कुल व्यय से ज्यादा हो, जब सरकार की कुल आय उसके कुल व्यय से ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति बजट अधिशेष की स्थिति कहलाती है। इसे हम बोलते हैं बजट सरप्लस। क्या बोलते हैं इसे? बजट सरप्लस की स्थिति आप इसे बोलते हैं। ओके मेरे प्यारे भाई, इसको किस नाम से जानते हैं? तो बजट सरप्लस के नाम से आप इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसे? बजट सरप्लस के नाम से आप इसे जानते हैं। ये बजट अधिशेष की स्थिति है, ठीक है, बजट सरप्लस बोलते हैं। जब सरकार की टोटल इनकम उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति को सरकार की कैसी बोलते हैं? तो बजट सरप्लस के नाम से आप इसे जानते हैं, आसान से शब्दों में। अब दूसरा मैं आपको यह बताता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि सरकार की जो आय है वो उसके व्यय के बराबर हो जाए, है ना। सरकार को जितना पैसा मिलने वाला है सरकार उतना ही पैसा मान लो खर्च कर दे, ऐसा भी हो सकता है। बोले सर ऐसा संभव है? मैं कहूंगा हाँ जी है, बिल्कुल है। बोले सर कैसे? ऐसा हो सकता है कि सरकार 150 रुपए कमाए या 150 रुपए सरकार इनकम जनरेट करे, जनता से 150 रुपए कमाए और सरकार 150 रुपए खर्च कर दे, ऐसा हो सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के बजट को हम बोलते हैं संतुलित बजट, बैलेंस्ड बजट आप इसे बोलते हैं आसान भाषा में। क्या बोलते हैं इसे? संतुलित बजट। तो मेरे दोस्त ये जो बजट है इसे हम संतुलित बजट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं आप इसे? संतुलित बजट के नाम से आप इसे जानते हैं, संतुलित बजट। और संतुलित बजट को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट के नाम से आप इसे जानते हैं, संतुलित बजट या इसी को बैलेंस्ड बजट आप इसे कहते हैं। तो ये संतुलित बजट है। अब संतुलित बजट में मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैं सिंपल सी परिभाषा में यह लिख सकता हूं कि जब सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर हो, जब सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर हो, जब सरकार की आय एवं व्यय, आय एवं व्यय दोनों बराबर हो, जब सरकार की आय एवं व्यय दोनों बराबर हो, तो इस प्रकार के बजट को हम संतुलित बजट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे प्यारे भाई? संतुलित बजट के नाम से आप इसे जानते हैं। जब सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर हो जाए तो ये जो बजट रहेगा ये आपका संतुलित बजट रहेगा। मैंने आसान सी भाषा में इसको आपको समझाया है, ठीक है।
अब एक और स्थिति हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, चांद सी महबूबा हो मेरी कब, है ना, ऐसा ही कुछ गाना है ना, मैं भूल गया हूं। ऐसा मैंने सोचा था, खैर मैंने कैसा भी नहीं सोचा था, मैं तो शादीशुदा हूं, है ना, पहले ही लुट गया हूं मैं। देखो जरा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक स्थिति ये भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि सरकार की इनकम सरकार के व्यय से कम हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जी हां, ये सच है, ये सच है। ऐसी स्थिति बन सकती है, ऐसी स्थिति बन सकती है कि सरकार की इनकम जो है वो सरकार के एक्सपेंडिचर से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, सॉरी कम हो जाए। जैसे सरकार 100 रुपए कमाती है और सरकार मान लो 150 रुपए खर्च कर रही है, तो व्यय सरकार का ज्यादा है, व्यय ज्यादा है ना, व्यय क्या है मेरे प्यारे भाई, ज्यादा है, ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो याद रखना ऐसी कंडीशन में घाटा हो जाएगा क्योंकि खर्चा ज्यादा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं बजट घाटा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां बजट कब क्या हो जाए किसी ने नहीं जाना, तो बजट घाटा आप इसे बोलते हैं, बजट घाटा। तो ऐसी कंडीशन में बजट घाटा होता है, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बजट डेफिसिट बोलते हैं, आसान सी भाषा में क्या बोलते हैं इसे, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट के नाम से आप इसे जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं आप इसे, बजट डेफिसिट आप इसे बोलते हैं, बजट डेफिसिट। अब बजट डेफिसिट में मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि क्या लिखूंगा, जब सरकार का व्यय, जब सरकार का व्यय उसकी आय से ज्यादा हो, जब सरकार का व्यय उसकी आय से ज्यादा हो, जब सरकार का व्यय उसकी आय से ज्यादा हो, तब ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है, और इसी को बजट घाटा आप कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, बजट घाटे के नाम से जानते हैं। ऐसे सिंपल सी परिभाषाएं हैं ये तीन स्थिति मैंने आपको बताई। सर क्या आरबीआई बजट की दशाओं को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकती है, गाइडलाइन जारी करती है कि कितना आय कितना व्यय, नहीं, बजट राजकोषीय नीति का हिस्सा है, याद रखना। आरबीआई केवल और केवल मौद्रिक नीति का निर्माण करती है, आरबीआई राजकोषीय नीति के बारे में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है, ओके। अगली बात समझ में आप लोगों को, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। हम्म, तो सर हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेजेंट में बजट पेश किया गया इसी टाइप, बिल्कुल बोल सकते हैं। सर नॉर्मल बजट कैसा होता है इन तीनों में से, पलक का सवाल है, घाटे का बजट होता है, घाटे का बजट होता है, और इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार लेती है उधार। मुझे एक बात बताओ, मेरे घर से 5,000 रुपए महीना आता है, मुझे 5,000 रुपए महीना मेरे घर से मुझे मिलता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं छोटा सा, ताकि चीजों को आप समझ सकें। मान लेते हैं 5,000 रुपए महीना मेरे को मिलता है, और मेरा खर्चा है मान लो 7,000 रुपए, तो मुझे कितने का नुकसान हुआ, आप बताओ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मेरे घर से मुझे 5,000 रुपए मिलता है, मेरी इनकम 5,000 रुपए है, लेकिन मेरा जो खर्चा है वो कितना है, वो 7,000 है, तो मुझे 2,000 का जुगाड़ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, मुझे 2,000 का जुगाड़ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोले हाँ सर करना तो पड़ेगा। आ गई बात समझ में, तो 2,000 का मुझे क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़, सुनना, 2,000 रुपए का जुगाड़ करना पड़ेगा, तो जुगाड़ तो करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। अब मैं इस जुगाड़ को कहां कहां से करूं, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं उधार ले लूं अपने दोस्तों से, बैंक से वगैरह वगैरह कहीं से भी, या फिर मेरे साथियों उधार न लूं तो और क्या कर सकता हूं बताओ,
ऋण ले लूं या अपने दोस्तों से उधार ले लूं? दोस्त भी कमीने हैं, ब्याज के बिना पैसे देते ही नहीं हम। ठीक है, आओ, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें यहां पर बताता हूं घाटों के बारे में। एक होता है राजस्व घाटा, एक होता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा आपने सुना होगा इसके बारे में। अरे राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, ये शब्द सुना है कि नहीं सुना है? बोले हाँ सर सुना है, बस तो फिर ये भी सुना है आपने। राजस्व घाटा, घाटे का मूल कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए बस केवल, बाकी तो सब आप बना दोगे मुझे पता है। राजस्व घाटे में घाटे का मूल कॉन्सेप्ट तो आप बना दोगे। ठीक है, राजस्व घाटा, इसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से आप इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। तो राजस्व घाटा क्या है दरअसल, इसके बारे में आपसे सवाल यहां पर पूछा जाएगा। तो राजस्व घाटा, राजस्व घाटा क्या बोला है? ठीक है सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो 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 सुनो, राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा क्या है? तो याद रखना है, राजस्व घाटे का सूत्र क्या है? जब जब सरकार का, जब सरकार की, जब सरकार का, जब सरकार का कुल राजस्व व्यय, जब सरकार का कुल राजस्व व्यय, जब सरकार का कुल राजस्व व्यय, जब सरकार का कुल राजस्व व्यय राजस्व आय या प्राप्तियां, जब सरकार का कुल राजस्व व्यय राजस्व आय या राजस्व प्राप्तियों, राजस्व आय से ज्यादा हो, राजस्व आय से ज्यादा हो, तो क्या होता है? राजस्व घाटा होता है। ठीक है, तो राजस्व घाटा होता है। तो राजस्व घाटा होता है। तो राजस्व घाटा होता है। ठीक है, राजस्व घाटा समझ में आया? ठीक है, देखो जरा, मतलब मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि राजस्व घाटा बराबर, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय इज ग्रेटर देन राजस्व आय। या इसी को प्राप्ति भी आप इसे बोल, इसको अंग्रेजी में लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, मुझे बता देना। मुझे ऐसा लगता है कि, है ना, टाइम उसमें ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिखता हूं, बाकी और कोई कारण नहीं भाई, है ना। बाकी मैं बोल जरूर देता हूं आप लोगों को, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो, मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। देखो, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, ओके प्यारे भाई। एक मिनट भाई, मेरे को चप्पल पहनने दो यार, है ना, चप्पल पहनना पड़ेगी क्योंकि पांव दर्द करने लग गए हैं। ठीक है प्यारे भाई, तो ये मैंने बताया। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसा? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि, थोड़ा पेन मुटका कर लेता हूं, है ना, कभी मान लो कोई दिक्कत आए आपको। राजस्व घाटा बराबर, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। ठीक है प्यारे भाई,
तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, इसको आप लोग राजस्व घाटे के नाम से भी जानते हैं। मतलब राजस्व व्यय में से ही तो हम माइनस करेंगे ना, मैं यूं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। मैं इसलिए आपको यह बताना चाह रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ओके प्यारे दोस्त, तो ये राजस्व घाटा है। ये क्या है? ये राजस्व घाटा है। ये बात आपको यहां पर थोड़ी सी याद रखनी होगी, ठीक है। चलिए, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा मेरे साथियों, कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। देखना, यहां पर देखना मेरे साथियों, एक मैं डायग्राम लेकर के आना चाह रहा हूं ताकि आपको मैं बता दूं, ठीक है, घाटे को लेकर के। ये देखना, ये रहा आपके घाटे का सार, है ना। ये घाटे का सार है, ये बजट 2026-27 के अंतर्गत है। मैं आपको इसके अंदर ये बताना चाहता हूं राजस्व घाटे के बारे में। पहले तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जो है मेरे साथियों, ध्यान रखना, बजट में 3 साल का आंकड़ा होता है। बजट में कुल कितने साल का आंकड़ा होता है? तो याद रखना मेरे साथियों, 3 साल का आंकड़ा होता है, ठीक है। 2024-25 का आंकड़ा है इसके अंदर, 2025-26 का आंकड़ा है और 2026-27 का आंकड़ा है। ये करोड़ रुपए में है। तो राजस्व घाटा कितना है भाई साहब? तो याद रखना मेरे साथियों, 5,92,344 करोड़ रुपए। 5 लाख, ये बजट एस्टीमेट है कि 2026-27 में जो हमारा राजस्व घाटा है वो कितना होने वाला है। तो याद रखना है मेरे साथियों। सूरज मेरे प्यारे भाई, क्या मैं अभी फिस्कल डेफिसिट पढ़ा रहा हूं क्या? राजकोषीय घाटा पढ़ा रहा हूं क्या? नहीं ना, अभी मैंने राजस्व घाटा पढ़ाया है ना। तो भाई राजस्व घाटा पढ़ाया तो राजस्व घाटा ही तो बताऊंगा ना। पहले राजस्व घाटा तो पूरा कर लेने दो, उसके बाद में फिर हम फिस्कल डेफिसिट की ओर जाएंगे। समझते नहीं हो भाई, पढ़े लिखे अच्छे युवा हो, काहे को मास्टर का दिमाग गरम करते हो, है ना। और काहे नहीं पढ़ते हो अच्छे से? पढ़ो, समझदार हो, लेखपाल बनोगे, ग्रामीण लोगों की जानकारियां लोगे, उनकी समस्या का समाधान करोगे। कैसे करोगे मेरे प्यारे भाई? अच्छे से करना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, सही है। उम्मीद है आप समझेंगे, ठीक है। आओ करे बात, ठीक है। सुनो, 5,92,344 करोड़ रुपए का ये राजस्व घाटा है। हमारी जीडीपी का 1.5% हिस्सा पूछा जा सकता है। ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे साथियों, ये दोनों की दोनों महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। आपसे पहले तो अगर देखो, मैं तो आपको ये कहता हूं कि अगर आपको ये आंकड़ा नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? तो आपको ये याद रखना है कि जीडीपी का 1.5% है हमारा राजस्व घाटा। तो 5,92,344 करोड़ मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। क्या लिखूंगा? तो लिखूंगा मैं इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर, तो बजट ऐसा लिखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में राजस्व घाटा 5,92,000, ठीक है। कितना है भैया? 5,92,344 करोड़ राजस्व घाटा, 5,92,344, 344 करोड़ है। करोड़ अनुमानित है, ये एस्टीमेट है। एस्टीमेट का मतलब है अनुमान। तो सरकार ने ऐसा अनुमान लगाया है कि 2026-27 में जो सरकार का राजस्व घाटा है वो कितना होने वाला है? तो 5,92,344 करोड़ रुपए होने वाला है, ठीक है। अनुमानित है। जो जो जीडीपी का जो जीडीपी का 1.5% है, जो जीडीपी का 1.5% है,
कितना है भाई? 1.5%। तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जो राजस्व घाटा है वो देश की जीडीपी का 1.5% है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े, अगले बिंदु की बात कर सकते हैं ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे मेरे साथियों, और वो क्या लिखने वाले हैं? तो लिखेंगे हम लोग राजकोषीय घाटा, है ना, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा मेरे साथियों। आइए जरा अगला पॉइंट, राजकोषीय घाटा। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, देखो राजकोषीय, अच्छा बड़ी की मात्रा है, ओके। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं आप इसे। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट आप इसे बोलते हैं। ठीक है भाई, राजकोषीय घाटा, ठीक है ना, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या, राजकोषीय घाटा है क्या। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे यह सरकार के एक वित्तीय वर्ष का यह सरकार के एक वित्तीय वर्ष का, एक वित्तीय वर्ष का अनुमानित घाटा है। अनुमानित, एस्टीमेट डेफिसिट है, अनुमानित घाटा है। अब क्या है ये जरा वो समझना। लिखेंगे लिखेंगे एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल अनुमानित आय, है ना, एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल अनुमानित आय, कोष्टक में लिखेंगे उधार को छोड़कर। देखो सरकार की इनकम का एक जरिया उधार भी तो है, और उधार पूंजीगत आय का स्रोत है, कैपिटल इनकम। मैंने कैपिटल इनकम में दो बातें बताई है मुख्य रूप से, एक डिसइन्वेस्टमेंट, या तो सरकारी उपक्रमों की बिक्री कर दे, या फिर मेरे साथियों सरकार लोन ले ले, उधार ले ले। दो बताइए मैंने आपको, याद होगा, भूले तो नहीं हो ना? भूलना नहीं है तो सुनो, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल अनुमानित आय उधार को छोड़कर, और कुल अनुमानित व्यय का अंतर, और कुल अनुमानित व्यय का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है प्यारे भाई, ये याद रखना। अभी मैं इसका सूत्र भी बता दूंगा आप लोगों को, ताकि थोड़ी सी स्पष्टता आपके पास में रहे। जैसे इसका मैं पहले तो वही लिख देता हूं, इसका क्या है फार्मूला, क्या है कुछ, है ना, ये कहानी है दीवानी, वैसा कुछ मामला। देखो राजकोषीय घाटे को हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, तो मैं यहां पे लिखता हूं राजकोषीय घाटा बराबर, राजकोषीय घाटा बराबर सरकार का कुल व्यय
माइनस कुल आय, कुल व्यय माइनस कुल आय, और कुल आय में एक है उधार। उधार को छोड़कर इसको हमें क्या करना है, हटाना है। तो उधार को छोड़कर हमें हटाना है, तो राजकोषीय घाटे का सूत्र एक तो ये भी बन सकता है, ये सही है सूत्र, आप इसे गलत मत समझना। ठीक है, इसे बिल्कुल गलत मत समझना। अरे परिभाषा से समझ में नहीं आती चीजें, चीजें प्रैक्टिकल से समझ में आती है। मैंने क्या बताया, राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल अनुमानित आय कि सरकार को कहां कहां से कितना पैसा मिलने वाला है, और मतलब उसमें सरकार की अनुमानित आय में उधार भी है, उस उधार को छोड़ना है हमें। ठीक है, और कुल अनुमानित व्यय का जो अंतर है उसी को राजकोषीय घाटा बोलते हैं। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल आय, इन दोनों का अंतर ही तो है, और कुल आय में एक है उधार, इसको छोड़ दो। तो ये सूत्र इसका है। अब इसे हम और थोड़ा सा अगर बात करें मेरे साथियों, तो और थोड़ा सा हम इसको तोड़ करके देख सकते हैं। कैसे तोड़ करके देख सकते हैं, देखिएगा, सुनिएगा। राजकोषीय घाटे को हम फिस्कल डेफिसिट लिख दें, एफडी। एफडी लिख रहा हूं मैं ताकि आपको याद रहे, या एक बार अंग्रेजी में लिख देता हूं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट बराबर कुल व्यय। कुल व्यय को अभी कुल व्यय लिख दूं या फिर दोनों लिख दूं? अच्छा, दोनों जगह व्यय लिख दिया मैंने, अरे यहां पर आय है। तेरी आंखों में, ओके। अब देखो कुल व्यय का मतलब क्या है, मैं अगर इस व्यय को तोड़ू तो क्या आएगा, कुल व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों आता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो कुल व्यय का, अब अगर खाली मैं कुल व्यय लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, राजस्व व्यय प्लस, प्लस का मतलब होता है जोड़, ठीक है, ओके, प्लस। तो कुल व्यय बराबर राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय दोनों को जोड़ दिया। अब माइनस कुल आय। अब मुझे ये लिखना है, कुल आय में दो इनकम है, कुल आय में लिखेंगे राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय, राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय। अच्छा एक बात बताओ, पूंजीगत आय का एक उदाहरण है उधार, इसे हमें छोड़ना है, तो माइनस हम उधार लिख सकते हैं, माइनस उधार भी लिख सकते हैं, या फिर हम इधर नीचे कोष्टक में भी लिख दो उधार को छोड़कर, उधार को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग बोलते हैं आप इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसा भी लिख देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, यह भी बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर के ये है तो एक प्रकार का बजट घाटा ही, बस केवल और केवल अगर हम उधार को छोड़ दें तो फिर ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला एक बार फिर से चेक करो भाई, यही है फॉर्मूला, ठीक है, यही है, याद रखना है। तो कुल व्यय माइनस कुल आय, और आय में एक सोर्स है उधार, ठीक है, और इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं चेक कर लूंगा भाई, आप ऐसा बोल रहे हो तो। चलो अब वर्तमान में अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तो हमें क्या जवाब मिलेगा, तो इसके अंदर लिखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2026-27, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में अगर हम बात करें तो राजकोषीय घाटा कितना है भाई, तो याद रखना मेरे साथ, ये रहा आपका राजकोषीय घाटा, है ना, 16,95,768 करोड़, 16,95,768 करोड़, 16,95,768, 768 करोड़ रुपए, ठीक है। ये अनुमानित है, याद रखना, ये बजट एस्टीमेट है। क्या है ये, बजट एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट है, ये अनुमानित है भाई, अनुमानित है,
ये क्या है मेरे प्यारे भाई? अनुमानित, अनुमानित है ये, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जीडीपी का कितना परसेंट है ये, तो लिखेंगे जीडीपी का 4.3%। ये बहुत जरूरी चीज है जो मैंने लिखी है, जीडीपी का 4.3%। इसको आप जरूर याद रखना भाई, इसको जरूर याद रखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो मैंने आपको यहां पर बताया है आंकड़ा, ये आपके सवाल में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है भाई, बताओ। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलिए बढ़े, आगे बढ़े। इतना बताओ, कोई समस्या तो नहीं है यहां तक किसी को? अब हमें एक और घाटा पढ़ना है जिसका नाम है मेरे साथियों प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, इसमें भी है प्राथमिक घाटा, बिल्कुल है। आओ जरा प्राथमिक घाटे के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। प्राथमिक घाटा या कल ही करें? चलो कल करेंगे अब, ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। तो बाकी घाटे के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, ठीक है। बाकी कुछ चर्चा होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। कैसे लगी आपको क्लास? कोई समस्या तो नहीं है? चलिए, तो शेष वार्ता के लिए अब हम लोग करेंगे कल बात। कल फिर से मिलेंगे एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद, नई रोशनी के साथ, बजट के तीसरे पार्ट के साथ, ठीक है। और अब हम बातचीत करेंगे आपसे कल। हम्म। सिलेबस जल्दी करेंगे भाई। चलिए, नमस्ते, शुक्रिया।